दोस्तों, एक दो दिन में मैं माई अल्टीमेट मनी बिल्डर सिस्टम का अगला एपिसोड अपलोड करने वाला हूं। लेकिन ये सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा, क्योंकि मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहता हूं ताकि मैं और भी अच्छी और ज्यादा वीडियोस बना सकूं। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर नई कहानी की लेटेस्ट अपडेट। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरएसवर्स, जहां हर कहानी है एक नई दुनिया। एपिसोड 166। इस रोशनी की किरण शिवम के शरीर के आसपास मंडरा रही थी और ये और तेज होती जा रही थी। शिवम को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि उसका पूरा शरीर बहुत गर्म हो रहा था, जैसे कि वह फटने वाला हो। उसके माथे से पसीने की परतें रिस रही थीं। बजा 1 घंटे बाद आसपास की सुनहरी रोशनी शिवम के चारों ओर इकट्ठा होने लगी। सारी रोशनी शिवम के शरीर पर जमा हुई और आखिरकार उसकी त्वचा के साथ मिल गई। शिवम ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसने सिर नीचे किया और अपनी त्वचा को देखा। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि उसकी त्वचा के रोमछिद्र छोटे हो गए थे। इसके अलावा उसके शरीर पर हल्का सा गहरा सुनहरा रंग था। ये क्या हो रहा है? शिवम ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा। आध्यात्मिक मंडल साधना का आधार था और सच्चे साधना के रास्ते की शुरुआत भी। कहा जाता था कि हर किसी की क्षमता आध्यात्मिक मंडल में दिखने लगती है। इस पल में शिवम को तीव्रता से महसूस हुआ कि उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया था। जब उसने उस हल्के गहरे सुनहरे रंग को देखा तो ये एहसास और भी गहरा हो गया। शिवम खड़ा हुआ, पास में रखा फल काटने वाला चाकू उठाया और उसे अपनी बाह में जोर से चुभो दिया। खट, धातु के टकराने की आवाज तुरंत गूंजी। दूसरी ओर शिवम की बाह पर एक खरोंच तक नहीं आई। उस पर बस एक सफेद निशान रह गया। मेरा शरीर वाकई में बहुत मजबूत हो गया है, शिवम ने अपने मन में सोचा। इसने उसे उत्साहित कर दिया। अगर उसका शरीर इतना मजबूत है तो उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। वरना क्रॉस ट्रेनिंग मास्टर्स इतने शक्तिशाली क्यों होते? इस शरीर और संतुलन तकनीक के साथ मेरे शरीर की ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, शिवम ने अपने मन में सोचा। एकमात्र चीज जो शिवम को खुश नहीं कर रही थी वह थी कि 8 आधार गोलियों ने उसका स्तर सिर्फ एक रैंक बढ़ाया था। आमतौर पर 8 आधार गोलियां कम से कम 2 रैंक बढ़ाने में मदद करती हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं भविष्य में कितनी जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी, शिवम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। इस समय सुबह होने वाली थी और मिस्टर ललन सो रहे थे। इसलिए शिवम ने चुपके से दरवाजा खोला और होटल से निकल गया। शिवम ने कार चलाकर पास के एक पार्क में गया। पार्क में पेड़ों की भरमार थी। शिवम ने अपनी मुट्ठी बंद की और अचानक एक बड़े पेड़ पर जोर से मारा। पेड़ अचानक ढह गया। आसपास के सुबह की सैर करने वाले बुजुर्ग लोग हक्के बक्के रह गए। इतना मोटा पेड़ अचानक कैसे ढह गया? शिवम को थोड़ा अटपटा महसूस हुआ। वह और ज्यादा रुकने की हिम्मत नहीं कर सका और मुड़कर चला गया। वापस जाते समय शिवम ने धीरे से कहा, ये तो हद हो गई। मैंने तो अपनी ताकत का 10% से भी कम इस्तेमाल किया था। वह सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। मुझे मौका मिलने पर इसका हर्जाना देना होगा, शिवम ने अपने मन में सोचा। रास्ते में शिवम को अचानक एक फोन कॉल आया। उसने फोन उठाया और देखा कि ये मिस्टर दास का कॉल था। शिवम ने हल्का सा भौहें सिकोड़ी। पिछले झगड़े की वजह से शिवम को मिस्टर दास के बारे में अच्छा नहीं लगता था। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद शिवम ने फोन उठा लिया। मिस्टर दास, कोई खास बात? शिवम ने सीधे पूछा। दूसरी तरफ मिस्टर दास ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवम, तुम इन दिनों खूब चर्चा में हो। शिवम ने बेफिक्री से हंसते हुए कहा, मिस्टर दास, मजाक मत करो। मैं तो बस एक मामूली सा इंसान हूँ, भला चर्चा में कैसे हो सकता हूँ? उसने जाहिर तौर पर मिस्टर दास का मजाक उड़ाया। दूसरी तरफ मिस्टर दास ने कड़वी हंसी हंसी और कहा, अच्छा, तुम अभी भी नाराज हो? मैंने तुम्हें कम आंका, इसमें मेरी गलती थी, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। शिवम कोई जिद्दी इंसान नहीं था। जब मिस्टर दास ने ऐसा कहा तो अगर शिवम उन्हें माफ नहीं करता तो ये थोड़ा छोटापन लगता। इसलिए शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर दास, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुमने मुझे किसी खास काम के लिए फोन किया? अगर तुम मुझे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में भर्ती करने की बात कर रहे हो तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ मिस्टर दास जोर से हंसे और बोले, तुम वाकई में एक अलग ही इंसान हो। बाकी लोग ऊंचा ओहदा पाने के लिए जी जान लगा देते हैं और तुम इससे बचने की कोशिश करते हो। शिवम ने कड़वी हंसी हंसी। एक बार जब अधिकारी शामिल हो जाते हैं तो कई चीजें मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा, अब असल बात पर आते हैं, मिस्टर दास ने दूसरी तरफ से गंभीरता से कहा। मैं तुम्हें इस बार एक निजी मामले के लिए फोन कर रहा हूं, मिस्टर दास ने कहा। शिवम ने सहमति जताई। मिस्टर दास, जो भी कहना है सीधे कहो।
मिस्टर दास बोले, मेरी बेटी को हाल ही में अच्छी नींद नहीं आ रही। उसे हर रात बुरे सपने आते हैं। शुरू में मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन ये हालत पूरे 1 महीने से चल रही है। वह अब टूटने की कगार पर है। यहाँ तक कहने के बाद मिस्टर दास रुके और फिर मजाक में बोले, पहले मैंने सिद्धार्थ को बुलाया था, लेकिन तुम्हारी वजह से सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब तुम्हें समय हो मैं आ जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर दास ने तुरंत सहमति जताई, अगर तुम्हारे लिए ठीक हो तो आज रात को ही आ जाओ। ठीक है, आज रात मिलते हैं। शिवम ने सहमति दी। शाम को शिवम मिस्टर दास के दिए पते पर उनके घर के लिए निकल गया। मिस्टर दास मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में नहीं रहते थे, बल्कि उन्होंने एक अपेक्षाकृत दूर दराज जगह पर एक रिहायशी घर खरीदा था। हालांकि ये घर विला जितना आलीशान नहीं था, फिर भी काफी अच्छा था। इतना ही नहीं, आसपास का नजारा भी बहुत खूबसूरत था। जैसे ही शिवम कार से उतरा, उसने भौहें सिकोड़ लीं। उसने आसपास सूंघा और बुदबुदाया, कुछ तो गड़बड़ है। आमतौर पर इतने अच्छे माहौल में प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ न सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, बल्कि ये जगह बंजसी लगती है। शिवम ने कार पार्क की और सीधे मिस्टर दास के घर में चला गया। मिस्टर दास ने पहले से ही खाना तैयार कर रखा था। हालांकि ये सब घर का बना खाना था, फिर भी बहुत शानदार था। मिस्टर दास ने एक अच्छी शराब की बोतल भी निकाली और शिवम का इंतजार करने लगे। शिवम, तुम आखिरकार आ गए, मिस्टर दास ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर दास। शिवम ने आगे बढ़कर मिस्टर दास का अभिवादन किया। मिस्टर दास ने जल्दी से शिवम को बिठाया। फिर उन्होंने शिवम के लिए एक गिलास शराब डाली। पहले खाना खाओ, खाते खाते बात करेंगे, मिस्टर दास ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवम ने औपचारिकता नहीं की और तुरंत मिस्टर दास के साथ मेज पर शराब पीने लगा। 3 गिलास शराब के बाद मिस्टर दास का चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा। उन्होंने शिवम के कंधे पर थपथपाया और अफसोस जताते हुए कहा, मैं उस वक्त सचमुच अंधा था। मैंने तुम जैसे होनहार इंसान को नजरअंदाज कर दिया। वैसे मिस राठौर की नजर काफी तेज है। शिवम भी इस बात से हैरान था। मोनिका, एक इतनी ऊंची शख्सियत ने उस पर इतना भरोसा क्यों दिखाया? सीधे सीधे कहें तो उस वक्त शिवम खुद को भी कमतर आंकता था। मिस राठौर के बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। शिवम ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा। शिवम का सारा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और उम्मीद मोनिका ने दी थी। मोनिका के आने से पहले शिवम की जिंदगी अंधेरे से भरी थी। इस पल में एक 16-17 साल की लड़की, जिसके बाल 2 चोटियों में बंधे थे, अंदर आए। वह जैसे ही अंदर आए, उसने शिवम को घूरा और बोली, क्या तुम शिवम हो जो मोनिका के साथ डेट कर रहा है? अनु, तुम क्या बोल रही हो? मिस्टर दास ने गहरे चेहरे के साथ डांटा। अनु नाम की लड़की को जरा भी परवाह नहीं थी। वह दौड़कर शिवम के पास आए और उसे इधर उधर से देखने लगी। फिर वह बुदबुदाई, इसमें क्या खास है? ये तो आम सा दिखता है, बल्कि थोड़ा बुरा भी। अनु, बकवास मत करो, ठीक से नमस्ते करो, मिस्टर दास ने जल्दी से डांटा। शिवम को मजा आया। उसने मिस्टर दास की ओर देखा और कहा, मिस्टर दास, क्या ये तुम्हारी बेटी है? मिस्टर दास ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मेरी बेटी को मैंने बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है। शिवम, कृपया बुरा मत मानना। कोई बात नहीं। शिवम ने सिर हिलाया। फिर शिवम ने अनु की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम मोनिका को बहुत अच्छे से जानती हो। बिल्कुल, मोनिका मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, अनु ने गर्व से कहा। शिवम ने हल्का सा सिर हिलाया। चूंकि वह मोनिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखती थी, शिवम स्वाभाविक रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ठीक है अनु, पहले अपने कमरे में जाओ, मुझे शिवम से कुछ बात करनी है, मिस्टर दास ने हाथ हिलाकर कहा। अनु को विदा करने के बाद मिस्टर दास ने उदास स्वर में कहा, उस वक्त अनु की मां का काम की वजह से अचानक निधन हो गया था। इसलिए मैं इन सालों में अनु के प्रति बहुत अपराधबोध महसूस करता हूँ। इसने उसे थोड़ा विद्रोही और बिगड़ैल बना दिया है। हाय, शिवम ने सिर हिलाया। एक सिंगल पेरेंट परिवार में पली बड़ी बच्ची के लिए ये दुखद था। आओ पहले खाना खाते हैं। मिस्टर दास ने अपनी शराब का गिलास उठाया। दोनों ने 2 बोतल सफेद शराब पी। मिस्टर दास कई सालों से मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में थे और उनकी शराब की सहनशक्ति भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने 1 बोतल सफेद शराब पी, लेकिन उनका चेहरा सिर्फ हल्का सा लाल हुआ। उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। खाने के बाद मिस्टर दास खड़े हुए और बोले, शिवम, अब देर हो रही है, पहले तुम अनु के कमरे में जाकर देखो। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पहले से ही पता है कि समस्या कहाँ है। सचमुच? मिस्टर दास हैरान हुए और थोड़ा आश्चर्यचकित दिखे। शिवम ने कहा, अनु बीमार नहीं है, उस पर कुछ अशुभ चीज ने साया किया है, लेकिन मुझे ठीक नहीं पता कि वो क्या है। मिस्टर दास ने भौहें सिकोड़ी और उदास स्वर में बोले, दूसरों ने भी ऐसा कहा है, लेकिन मुझे अंधविश्वास पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन चूंकि तुमने ऐसा कहा है, मुझे शक हो रहा है।
शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह स्वाभाविक है। तुम सालों से मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में हो और तुम में नेकी है। तुम्हारे आसपास कोई अशुभ चीज नहीं होगी, लेकिन अनु के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये कहने के बाद शिवम खड़ा हुआ और अनु के कमरे में चला गया। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर शिवम ने कहा, मिस्टर दास तुम बाहर मेरा इंतजार करो। ठीक है, मिस्टर दास ने सिर हिलाया। अनु के कमरे में प्रवेश करने के बाद शिवम ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को संयमित किया और दरवाजा बंद कर दिया। अनु बिस्तर पर लेटी हुई अपने फोन से खेल रही थी। शिवम को देखते ही वह बिस्तर से उछल पड़ी। तुम क्या कर रहे हो? क्या एक बूढ़े आदमी का छोटी लड़की के कमरे में आना ठीक है? अनु ने आंखें तरेरते हुए कहा। शिवम को मजा आया। उसने बेबसी से कहा, तुम पर कुछ अशुभ चीज है। क्या तुम्हें ये पता है? छी! अनु ने आंखें मटकाईं। ये कौन सा जमाना है? तुम अभी भी अंधविश्वास में यकीन करते हो? क्या तुम थोड़े लंगड़े नहीं हो? अनु को शिवम की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। शिवम ने मजाक में कहा, तो फिर तुम्हें हर रात बुरे सपने क्यों आते हैं? बुरे सपने कुछ भी नहीं दर्शाते। इसका मतलब बस इतना है कि मैं बहुत थक गई हूँ। हाल ही में मुझ पर बहुत दबाव है। अनु ने परिपक्व होने का नाटक करते हुए आह भरी, लेकिन शिवम को ये काफी मजेदार लगा। शिवम अनु के पास बैठ गया और बोला, तुम पर वाकई में कुछ अशुभ चीज है और वो बहुत डरावनी है। छी! तो उसे बुलाओ और मुझे दिखाओ। मैं उसे एक मुक्के से मार दूंगी। अनु ने अपनी छोटी मुट्ठी उठाकर गुस्से में कहा। शिवम कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, क्या तुम सचमुच उसे देखना चाहती हो? हाँ, अगर तुम उसे बुला सकते हो तो मैं देखूंगी। और मुझे ध्यान से देखना है। अनु ने गंभीरता से कहा। ठीक है, बाद में डरना मत, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। छी! जैसे कि तुम सच बोल रहे हो। अनु ने आंखें मटकाईं। शिवम को रहस्यमयी कला के बारे में कुछ जानकारी थी, इसलिए वह एक नजर में बता सकता था कि अनु अशुभ ऊर्जा से भरी हुई थी। हालांकि शिवम को भूत भगाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह सिर्फ अपने अनुमान पर निर्भर होकर इसे आजमा सकता था। फिर शिवम ने अपना हाथ उठाया और उसे अनु के माथे पर रख दिया। तुम क्या कर रहे हो? अनु ने आंखें फाड़कर कहा। शिवम ने कहा, मैं तुम्हारे भूत को भगाने जा रहा हूँ। अपनी आंखें बंद करो। छी! अनु ने शिवम को आंखें दिखाईं, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। शिवम महसूस कर सकता था कि अनु के माथे पर एक काला धुआं था। यही इसका स्रोत था। जैसे ही उसने अपनी हथेली अनु के माथे पर रखी, शिवम ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया और वह अनु के माथे की ओर बढ़ने लगी। पल भर में अनु का माथा धीरे धीरे हिलने लगा। ये दर्द हो रहा है। अनु का चेहरा बिगड़ गया और उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ गया। शिवम अभी भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को चैनल कर रहा था, चुप रहा। इस पल में अनु के माथे पर अचानक खून की रेखाएं दिखाई देने लगीं। फिर एक काला साया उसकी भौहों के बीच से बाहर निकला। जैसे ही काला साया दिखाई दिया, वह खिड़की से बाहर उड़ गया, जैसे कि भागने की कोशिश कर रहा हो। शिवम ने ठंडी सांस ली। भागने की कोशिश। शिवम ने अपना हाथ लहराया और हवा में तुरंत एक बड़ा नीला हाथ बन गया। इस बड़े हाथ ने काले साये को पकड़ लिया और उसे हिलने नहीं दिया। काला साया तुरंत चीखने लगा और उसकी आवाज में डर के साथ साथ धमकी भी थी। ये बहुत डरावना लग रहा था। जब अनु ने ये दृश्य देखा तो वह तुरंत डर से चीख पड़ी। इस बीच बाहर खड़े मिस्टर दास ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर घुस आए। क्या हो रहा है? मिस्टर दास ने चिंतित होकर चिल्लाया। जब उन्होंने शिवम के बड़े हाथ में काले साये को देखा तो उनका चेहरा अचानक बदल गया। ये क्या है? मिस्टर दास का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उन्होंने पूछा। शिवम ने उदास स्वर में कहा, मुझे ठीक नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन इस पर अशुभ ऊर्जा बहुत घनी है। पूरा कमरा कुछ डिग्री ठंडा हो गया। अनु के चेहरे पर डरे हुए भाव देखकर शिवम को उसके साथ मजाक करने का मन नहीं था। जैसे ही शिवम बड़ा हाथ कुचलने वाला था, उसके दिमाग में एक चमक सी आई। फिर शिवम के शरीर के रोमछिद्र तेजी से खुल गए और ये काला ऊर्जा का गोला वाकई में शिवम के शरीर में समा गया। क्या हो रहा है? शिवम खुद भी हैरान रह गया। ये स्पष्ट रूप से अशुभ ऊर्जा थी, जो शिवम को साधना के लिए जरूरी आध्यात्मिक ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत थी। वह इस अशुभ ऊर्जा को कैसे अवशोषित कर सकता था? सबसे जरूरी बात, इस अशुभ ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद शिवम स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत थोड़ी बढ़ गई थी। क्या मैं आध्यात्मिक ऊर्जा और अशुभ ऊर्जा दोनों को एक साथ साधना कर सकता हूँ? शिवम ने अचानक कुछ सोचा और वह तुरंत उत्साहित हो गया। अगर वाकई में ऐसा था तो शिवम के लिए साधना करना बहुत आसान हो सकता था। जब अशुभ ऊर्जा पूरी तरह से शिवम के शरीर में समा गई तो दो छोटे काले कीड़े बाहर उड़ गए। परजीवी। शिवम ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। दक्षिण पश्चिम के परजीवी। शिवम ने अपना हाथ बढ़ाया और उन दो परजीवियों को पकड़ लिया। फिर उसने ये परजीवी अनु को सौंप दिए। इसे जल्दी से ले जाओ, जल्दी ले जाओ। अनु में इन परजीवियों को देखने की हिम्मत नहीं थी।
उसने जल्दी से अपनी आंखें ढक लीं और पीछे हटती रही। शिवम ने परजीवियों को मिस्टर दास को सौंपा और उदास स्वर में कहा, मिस्टर दास, ये शायद दक्षिण पश्चिम के परजीवी हैं। मिस्टर दास ने शिवम के हाथ में परजीवियों को गंभीर चेहरा बनाकर देखा और उदास स्वर में बोले, मुझे नहीं पता था कि 2 छोटे कीड़े इतने डरावने हो सकते हैं। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, दक्षिण पश्चिम में कई विशेषज्ञ परजीवियों का अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें सोचना चाहिए कि तुमने किसी को नाराज तो नहीं किया। शिवम ने गंभीरता से कहा। मिस्टर दास ने कड़वी मुस्कान दी और बोले, मेरी इस स्थिति में क्या तुम्हें लगता है कि मैंने किसी को नाराज नहीं किया होगा? ये सच था। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए न जाने कितने लोगों को कुचला होगा। यहां तक कि सुरेश के भी अनगिनत दुश्मन थे, तो फिर एक मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के लीडर की बात तो छोड़ ही दो। शिवम के हाथों में आध्यात्मिक आग जली और उन 2 परजीवियों को राख में बदल दिया। अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शिवम ने पीली पड़ चुकी अनु की ओर देखा। इस मामले का शायद उस पर बहुत गहरा असर हुआ था। मिस्टर दास, अगर तुम्हारे पास समय हो तो अपनी बेटी के साथ ज्यादा समय बिताओ। शिवम ने अनु की ओर देखते हुए कहा। मिस्टर दास ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं, शिवम ने मिस्टर दास से कहा और फिर वहां से चला गया। होटल वापस आने के बाद शिवम को लंबे समय तक नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बस वही काला ऊर्जा का गोला था जो उसके शरीर में समा गया था। शिवम ने अपनी हथेली की ओर देखा और बुदबुदाया, क्या मैं वाकई में अशुभ ऊर्जा को अवशोषित कर सकता हूं? इस पल में शिवम के मन में मिली जुली भावनाएं थीं। वह खुश भी था और चिंतित भी। वह इस बात से खुश था कि आध्यात्मिक ऊर्जा के अलावा साधना का एक और तरीका था। वह इस बात से चिंतित था कि अशुभ ऊर्जा से साधना करने वाले लोग आमतौर पर अच्छे लोग नहीं होते। उनका अंत अच्छा नहीं होता। क्या दुविधा है? शिवम ने बेबसी से सिर हिलाया। उसने इस बारे में और नहीं सोचा। वह बस एक कदम आगे बढ़ेगा। अगले दिन शिवम ने बाहर टहलने और रास्ते में कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की योजना बनाई। इस पल में जॉर्डी ने शिवम को फोन किया। वह मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर शिवम, क्या मैंने तुम्हें पहले जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए नहीं कहा था? क्या तुम आज रात फ्री हो? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तो बस बाहर जाने की योजना बना रहा था। जॉर्डी ने हंसते हुए कहा, तो आज रात मिलते हैं। मैं प्रांतीय राजधानी को अपनी हथेली की तरह जानता हूँ। ठीक है, फिर तुम्हें तकलीफ देनी पड़ेगी। शिवम ने सहमति दी और फिर फोन काट दिया। चूंकि जॉर्डी की मदद थी, शिवम ने आज की अपनी योजनाएं रद्द कर दी। शाम को शिवम का फोन फिर से बजा, लेकिन शिवम को आश्चर्य हुआ कि ये कॉल अनु का था। वह फोन पर हैरानी से बोली, शिवम, मैंने कल रात वाकई में कोई बुरा सपना नहीं देखा। कितना कमाल है। शिवम ने आंखें मटकाईं और कहा, अब तुम मेरी बात पर यकीन करती हो? अनु ने दूसरी तरफ कहा, मुझे सचमुच नहीं पता था कि तुम इतने काबिल हो। ठीक है, और कुछ है? अगर और कुछ नहीं है तो मैं फोन रख रहा हूँ, शिवम ने कहा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अनु ने दूसरी तरफ से चिल्लाकर कहा। तुम में जरा भी सज्जनता नहीं है, अनु ने नाखुशी से कहा। शिवम ने बेबसी से कहा, तो और क्या है? जल्दी बोलो। अनु ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं आज रात तुम्हें खाना खिलाऊंगी। ये मेरा तुम्हें धन्यवाद देने का तरीका है। जरूरत नहीं, ये तो बस छोटी सी बात थी। वैसे भी मेरे पास आज रात कुछ काम है, शिवम ने कहा। अनु ने गुस्से से उसे घूरा और बोली, नहीं चलेगा। मैंने हिम्मत करके तुम्हें बुलाया और तुम मना कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कितने लोग मुझसे खाना खाने की चाहत रखते हैं? तो तुम उनके साथ खाना खा लो। वैसे भी मैं फ्री नहीं हूँ, शिवम ने आंखें मटकाकर कहा। ये कहने के बाद शिवम फोन काटने वाला था। इस पल में अनु ने दूसरी तरफ से चिल्लाया, अगर तुम नहीं गए तो मैं अपने पापा को बुलाऊंगी और उन्हें तुमसे बात करने को कहूंगी। शिवम ने अपना सिर रगड़ा। ये बिगड़ैल और लाड़ प्यार में पली अमीर लड़कियां वाकई में परेशान करने वाली थीं। साथ ही इससे शिवम को लगा कि मोनिका जैसी शख्सियत और भी कीमती थी। ठीक है, अपने पापा को परेशान मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, शिवम ने बेबसी से कहा। अनु खुशी से उछल पड़ी। तो हम क्या खाएंगे? बारबेक्यू कैसा रहेगा? शिवम ने बिना सोचे सहमति दी। ठीक है। फिर शिवम मिस्टर दास के घर के लिए ड्राइव करके चला गया। अनु वहां पहले से इंतजार कर रही थी और खास तौर पर सज धज कर तैयार थी। उसने ऊपर एक छोटा टी शर्ट पहना था और नीचे एक गुलाबी छोटी स्कर्ट। वह प्यारी लग रही थी, फिर भी थोड़ा परिपक्व। शिवम की कार देखते ही अनु ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, अरे ये तो ऑडी RS7 है, हाई परफॉर्मेंस कार। तुम्हें काफी कुछ पता है, शिवम ने आंखें मटकाकर कहा। अनु ने हल्का सा ठंडी सांस ली और बोली, मुझे बहुत सारे कार उत्साही लोग जानते हैं। वे तुमसे ज्यादा जानते हैं। ये सच था, शिवम को परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे बस इतना चाहिए था कि कार तेज चले और सुविधाजनक हो।
कार में बैठने के बाद अनु ने कहा, मुझे एक बारबेक्यू स्टॉल पता है जो बहुत स्वादिष्ट है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। शिवम को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। कार तेजी से चली और जल्द ही एक अपेक्षाकृत दूरदराज बारबेक्यू स्टॉल के सामने रुकी। ये जगह भले ही साधारण लगती हो लेकिन इसका स्वाद लाजवाब है, अनु ने लार टपकाते हुए कहा। शिवम ने मजाक में कहा, अमीर घरानों की बेटियां भी रोडसाइड स्टॉल पर खाना खाती हैं। अनु ने आह भरी और कुछ बेबसी से बोली, आमतौर पर मेरे पापा मुझे यहाँ खाने नहीं देते, कहते हैं कि ये गंदा है। आज मुझे आखिरकार मौका मिला। क्या तुम मुझे खाना खिलाना चाहती हो या मुझे बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही हो? शिवम ने आंखें मटकाकर कहा। आधा आधा, अनु ने हाथ हिलाया। फिर दोनों ने एक जगह ढूंढकर बैठ गए। अनु ने बहुत उदारता से खाना ऑर्डर किया और उसने मालिक से हर डिश की एक प्लेट लाने को कहा। खाना आने के बाद अनु लगातार अपने मुंह में खाना ठूंसती रही। वह बिल्कुल भी अमीर घराने की बेटी जैसी नहीं लग रही थी। हल्की हवा चल रही थी जो काफी सुकून दे रही थी। इस पल में अगली मेज पर बैठे कुछ लोग लंपट नजरों से इधर देखने लगे। उनकी नजरें अनु की स्कर्ट के नीचे टिकी थीं और उनके चेहरों पर वासना भरे भाव थे। कुछ ने तो सीटी भी बजाई। सावधान रहो, कहीं कुछ दिख न जाए, शिवम ने उसे याद दिलाया। तब जाकर अनु ने गौर किया कि उसकी स्कर्ट हवा से बार बार उड़ रही थी। उसने अगली मेज पर बैठे टैटू वाले लड़कों को घूरा। वह चिल्लाई, अपनी माँ को घर जाकर देखो, अगर फिर से देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। अगली मेज पर बैठे टैटू वाले लोग हंसने लगे और बोले, लड़की, तुम्हारा गुस्सा तो काफी है। तुमने इतना छोटा कपड़ा पहना है, क्या ये हमारी नजरों के लिए नहीं है? जब तुम इतनी छोटी स्कर्ट पहनती हो, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें संतुष्ट कर पाता है? क्या हमें मदद करनी चाहिए? शिवम ने टैटू वाले लड़के की बात सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। बगल में बैठी अनु गुस्से में बोली, क्या तुम बेवकूफ हो? घर जाओ और अपनी माँ के साथ रहो। अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ। टैटू वाले लोग गुस्सा नहीं हुए, वे हंसते रहे और बोले, तुम तो बहुत तेज तर्रार हो, हमें ऐसी लड़कियां पसंद हैं। फिर उन्होंने शिवम की ओर देखा और चिल्लाए, भाई, ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ हर दिन मजा लेना अच्छा लगता होगा ना? ये कहकर वे फिर से हंसने लगे। अनु तुरंत गुस्से में आ गई। उसने मेज पर रखी डिश उठाई और उनकी ओर फेंक दी। तुम में हिम्मत कैसे हुई गंदी बात करने की? अनु ने गुस्से में कहा। टैटू वालों के शरीर पर सूप छलक गया। उनके चेहरों के भाव धीरे धीरे बिगड़ने लगे। छोटी सी लड़की, तुम बहुत बेशर्म हो, आज तुम्हें मेरे शरीर से सारा सूप चाटना होगा। कुछ लोग खड़े हुए और अनु की ओर ठंडे चेहरों के साथ बढ़ने लगे। हालांकि अनु गुस्से में थी, वह बेवकूफ नहीं थी। इन लोगों को खड़ा देखकर वह तुरंत शिवम के पीछे छिप गई। शिवम, इनको मेरे लिए पीट दो, अनु ने उन्हें घूरते हुए कहा। शिवम वहां बैठा रहा और अपनी सीखें खाता रहा। कुछ युवक जल्दी से शिवम के पास आए। उन्होंने शिवम को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, लड़के, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने हम पर सूप फेंका, अब क्या करें? शिवम ने उनकी ओर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, तुम लोग क्या करना चाहते हो? उनके शब्द सुनकर उन्हें तुरंत लगा कि शिवम डरपोक है, इसलिए उन्होंने बेफिक्री से हंसते हुए कहा, अपनी गर्लफ्रेंड को एक रात हमारे साथ बिताने दो और हम ये बात भूल जाएंगे। कैसे? शिवम ने सिर हिलाया और कुछ नहीं सोचा। उसने अपनी सीखें नीचे रखीं और उदासीनता से कहा, पहली बात, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। दूसरी बात, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो अभी यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वे जोर से हंसने लगे और बोले, लड़के, तुम तो बहुत बड़े बड़े बोल बोलते हो। शिवम ने ठंडी सांस ली। बकवास करना अच्छी आदत नहीं है। उनके चेहरों के भाव गहरे हो गए और वे बोले, तुम मौत को बुला रहे हो, बेशर्म मत बनो। भाइयों, इसे लंगड़ा कर दो। ये कहकर वे तुरंत शिवम की ओर दौड़े। शिवम वहां बैठा रहा, वह खड़ा भी नहीं हुआ। उसने अपना हाथ लहराया और वे तुरंत उड़ गए। एक जबरदस्त ताकत ने उन्हें उड़ा दिया और उन्होंने एक मुंह खून उगल दिया। सही हुआ, अगर तुमने फिर से बकवास की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी, अनु ने उन्हें घूरते हुए कहा। कुछ युवक जमीन से उठे। उन्होंने शिवम की नाक की ओर इशारा किया और बोले, लड़के, तुम इंतजार करो, हम रेड स्टार सोसाइटी के लोग हैं, अगर हिम्मत है तो यहाँ से मत हटना। मैंने अभी खाना खत्म नहीं किया, मैं क्यों जाऊंगा? शिवम ने उदासीनता से कहा। इन युवकों ने दांत पीसे और मुड़कर चले गए। क्या बकवास रेड स्टार सोसाइटी? मैंने तो कभी सुना ही नहीं, अनु ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। इस पल में रेस्तरां का मालिक अचानक उनके पास आया। उसने सलाह दी, युवक, तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए। इस रेड स्टार सोसाइटी से पंगा नहीं लेना चाहिए। उनके पास दर्जनों लोग हैं, वे इस इलाके में धौंस जमाते हैं, कोई उनकी हिम्मत नहीं करता। धौंस जमाते हैं? शिवम ने भौहें उठाईं। मालिक ने आह भरी और बोला, हाँ, वे हमेशा खाने के बाद पैसे नहीं देते, वे कभी पैसे वापस नहीं करते। हमें गुस्सा आता है लेकिन हम में बोलने की हिम्मत नहीं है।
शिवम ने भौहें सिकुड़ी और कहा, तो फिर तुम उन्हें खाना क्यों परोसते हो? मालिक ने कड़वी मुस्कान दी और बोला, मैं तो बस एक छोटा सा व्यापारी हूँ। अगर बर्दाश्त कर सकता हूँ तो करता हूँ। कौन परेशानी मोल लेना चाहता है? क्या वे इतने नीच हैं? ये कौन सा जमाना है? वे वाकई में आम नागरिकों को दबाने की हिम्मत करते हैं। शिवम कुछ बोल पाता उससे पहले अनु इतने गुस्से में थी कि वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। मालिक, चिंता मत करो, मैं आज तुम्हारे लिए इंसाफ दिलाऊंगी। अनु ने अपनी छाती थपथपाकर कहा। मालिक ने कड़वी मुस्कान दी। तुम तो बस एक छोटी सी लड़की हो, तुम क्या कर सकती हो? मालिक ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। बगल में बैठे शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, वो शायद वाकई में तुम्हारे लिए कुछ कर सकती है। मालिक हैरान रह गया और उसका चेहरा तुरंत उलझन से भर गया। इस बीच अनु ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होने के बाद अनु ने फोन पर कहा, मिस्टर मंटू, मुझे जेड ड्रैगन स्ट्रीट बारबेक्यू स्टॉल पर धमकाया गया। रेड स्टार सोसाइटी मुझे ले जाना चाहती है। मवाह। फिर अनु ने आगे कहा, हाँ, ज्यादा लोग लाओ, उनके पास सैकड़ों लोग हैं। दूसरी तरफ मिस्टर मंटू हैरान रह गए। मिस्टर दास की बेटी को सोसाइटी एक्स ने धमकाया। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तुरंत आदेश दिया, दूसरे कॉम्बैट डिवीजन को इकट्ठा करो, जेड ड्रैगन स्ट्रीट पर तुरंत जाओ। हाँ, ... बारबेक्यू स्टॉल पर अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, रेड स्टार सोसाइटी जल्द ही खत्म हो जाएगी। मालिक को स्वाभाविक रूप से इस पर यकीन नहीं था। रेड स्टार सोसाइटी इतने समय से उन्हें तंग कर रही थी, एक छोटी सी लड़की उसे कैसे खत्म कर सकती थी? तुम लोग जल्दी से चले जाओ, अगर अब नहीं गए तो तुम हमें भी फंसा दोगे। इस खाने का पैसा मैं नहीं लूंगा, इसे मेरी तरफ से ट्रीट मान लो, ठीक है? मालिक ने विनती की। अनु ने आंखें फाड़ी और बोली, तुम क्या बोल रहे हो? मैं उन गुंडों में से नहीं हूँ, मैं तुम्हारा फायदा कैसे उठा सकती हूँ? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम में इतना जोरदार इंसाफ का जज्बा है। बिल्कुल, हमारे स्कूल में सभी मुझे इंसाफ की मूर्ति कहते हैं, अनु ने गर्व से कहा। शिवम ने मन ही मन आह भरी। रेड स्टार सोसाइटी जैसे कितने छोटे संगठन होंगे, क्या वे लोग जो उनके द्वारा तंग किए जाते हैं अनु जैसे किसी से मिलने के लिए इतने भाग्यशाली होंगे? देखकर कि वह उन्हें मना नहीं पा रहा, मालिक ने और कुछ नहीं कहा, वह बस बगल में आह भरता रहा। शिवम और अनु को कोई परवाह नहीं थी और वे बारबेक्यू खाते रहे। जल्द ही थोड़ी दूरी से कुछ कारें आती दिखीं। सबसे आगे एक मर्सिडीज थी और उसके पीछे कई लग्जरी कारें थीं। जैसे ही कार रुकी, उन्होंने एक गंजे आदमी को देखा जिसके गले में सोने की माला थी और वह अपने हाथ में माला के दाने घुमा रहा था। भाई, ये वो लोग हैं जिन युवकों को पीटा गया था। उन्होंने जल्दी से शिवम की दिशा में इशारा किया। गंजे आदमी ने ठंडी सांस ली, अपना हाथ लहराया और बोला, जाओ, उनकी मेज को घेर लो। हाँ, दर्जनों गुर्गे तेजी से उमड़ पड़े और शिवम की मेज को घेर लिया। अनु को थोड़ा डर लगने लगा और वह शिवम के पीछे छिप गई। शिवम दूसरी ओर शांत था और इन लोगों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। गंजा आदमी शिवम के सामने आया। वह माला के दानों के साथ खेलता हुआ बोला, तुमने मेरे दोस्त को पीटा। शिवम ने सिर भी नहीं उठाया और ठंडे स्वर में बोला, अगर तुम नहीं हटे तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। गंजे आदमी का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने ठंडी सांस ली और बोला, बेकार में डराने की कोशिश मत करो, इसे लंगड़ा कर दो। हाँ, दर्जनों लोग तुरंत अपनी छड़ियां लेकर शिवम की ओर दौड़े। धड़ाम। इस पल में थोड़ी दूरी से अचानक गड़गड़ाहट की आवाजें आईं। मुड़कर देखने पर उन्होंने अनगिनत युद्ध रथों को आते देखा। ये रथ तेजी से आगे बढ़े और पूरे बारबेक्यू स्टॉल को घेर लिया। फिर उन्होंने मिस्टर मंटू को रथों से उतरते देखा। उन्होंने ठंडे चेहरों के साथ चारों ओर देखा और चिल्लाए, इन्हें घेर लो, एक मक्खी भी बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ, अनगिनत सैनिकों ने चिल्लाकर जवाब दिया और उनकी आवाजें कानों को भेदने वाली थीं। गंजे आदमी का चेहरा डर से राख की तरह सफेद हो गया। उसने गला निगलते हुए बुदबुदाया, ये क्या हो रहा है? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ना। इस पल में अनु मिस्टर मंटू की ओर दौड़ी। मिस्टर मंटू। अनु कुछ कदमों में मिस्टर मंटू के पास पहुंच गई। अनु को देखते ही मिस्टर मंटू का चेहरा तुरंत नरम पड़ गया। वह मुस्कुराए और बोले, अनु, सब ठीक है? हाँ, ठीक है, शुक्र है तुम लोग जल्दी आ गए, वरना वे मुझे कोयला खोदने ले जाते। अनु ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए ठंडी सांस ली। गंजे आदमी का चेहरा अचानक और भी पीला पड़ गया। वह किस चीज से डर रहा था? मिस्टर मंटू ने अपना हाथ लहराया और चिल्लाया, इन्हें गिरफ्तार करो। हाँ, कई सैनिकों ने तुरंत अपनी बंदूकें निकाली और गंजे आदमी और बाकियों पर तान दी। गंजा आदमी इतना डर गया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा और ठंडा पसीना बहने लगा। वह हिम्मत जुटाकर बोला, महोदय, महोदय, ये क्या हो रहा है? कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? मिस्टर मंटू कुछ बोल पाते उससे पहले अनु ने उसे घूरते हुए कहा, तुम आम नागरिकों को धमकाते हो,
और तुम पूछते हो कि कोई गलती हुई है। तुम में जरा भी शर्म नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं तुम सबको गिरफ्तार करवाऊंगी और सबको गोली मार दूंगी। गंजे आदमी का शरीर अचानक ढीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो। अगर मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई तो मुझे माफ कर दो। गंजा आदमी ने हताश होकर माफी मांगी। अनु ने हल्का सा ठंडी सांस ली और बोली, अब तुम्हें माफी मांगने की सूझी। जब तुम दूसरों को धमकाते थे तब तुमने उनके जज्बातों के बारे में क्यों नहीं सोचा? मिस्टर मंटू ने ठंडे स्वर में कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं। इन सबको ले जाओ और संबंधित विभागों को सौंप दो। अगर कोई समस्या नहीं है तो मैं तुम्हें स्वाभाविक रूप से छोड़ दूंगा। अगर वाकई में जैसा अनु ने कहा है तो सब कुछ कानून के मुताबिक निपटाया जाएगा। ये कहकर सैनिकों के एक समूह ने गंजे आदमी और बाकियों को कार में ठूंस दिया। दृश्य देख रहे लोग हैरानी में थे। ये क्या हो रहा था? बारबेक्यू स्टॉल का मालिक गला निगलते हुए रह गया। तो ये छोटी सी लड़की झूठ नहीं बोल रही थी। शिवम। इस समय मिस्टर मंटू ने थोड़ी दूरी पर शिवम को देखा। वह शिवम के सामने आया और मुस्कुराते हुए बोला, अनु तुम्हारे साथ है। शिवम ने अपने हाथ फैलाए और बोला, उसने मुझे खाना खिलाने की जिद की तो मेरे पास आने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाय, तुमने मेरे साथ आने की जिद की थी। अनु ने आंखें फाड़कर कहा। मिस्टर मंटू को मजा आया। उसने अपना हाथ लहराया और बोला, तो मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेकिन शिवम, तुम्हें अनु का अच्छे से ख्याल रखना होगा। चिंता मत करो। शिवम ने बेबसी से सिर हिलाया। मिस्टर मंटू के जाने के बाद शिवम लगभग पेट भर चुका था। उसने अपने पेट पर थपथपाया और बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इतनी जल्दी? मैं अभी और बाहर घूमना चाहती हूँ, अनु ने अनिच्छा से कहा। इतनी रात हो गई और तुम घर नहीं जाना चाहती? सावधान, कहीं कोई अशुभ चीज न आ जाए। शिवम ने जानबूझकर उसे डराया। अनु इतना डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने हाथ हिलाया और बोली, नहीं नहीं, मैं घर जाना चाहती हूँ। शिवम ने समय बर्बाद नहीं किया। वह तुरंत अनु को घर छोड़ने के लिए ड्राइव करके चला गया। जाने से पहले अनु कार की खिड़की पर झुकी और बोली, मैं तुम्हें किसी दिन अपने कुछ दोस्तों से मिलवाऊंगी। तुम लोग रेस करके देख सकते हो कि किसकी कार तेज चलती है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। शिवम ने आंखें मटकाईं। ये कार खेलने वाले लोग सभी अमीर और बिगड़ैल लड़के थे। शिवम उनसे बिल्कुल अलग था। इसके अलावा शिवम के पास इतना खाली समय नहीं था। घर ड्राइव करने के बाद शिवम ने जॉर्डी को एक मैसेज भेजा। उसने कहा कि वह कल रात जड़ी बूटियां ढूंढने जाएगा, लेकिन योजनाएं हमेशा बदल सकती हैं। अगली सुबह जॉर्डी ने शिवम को वापस कॉल किया। वह फोन पर माफी मांगते हुए बोला, मिस्टर शिवम, माफ करना। मेरे पापा मुझे आज रात एक दावत में ले जा रहे हैं तो मुझे डर है कि हमें इसे एक दिन टालना होगा। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। शुक्रिया, जॉर्डी ने सहमति दी। शिवम पूरे दिन बाहर नहीं गया। उसके दिमाग में बस साधना थी। मेरी वर्तमान ताकत के साथ शायद मैं एक फॉर्मेशन सेट करने की कोशिश कर सकता हूं, शिवम ने अपने मन में सोचा। जैसे वाटर ड्रैगन केव, कौन जानता है कि एक फॉर्मेशन कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा कर सकता है। इसके अलावा शिवम ये भी सोच रहा था कि क्या उसे समय निकालकर ये सत्यापित करना चाहिए कि वह वाकई में अशुभ ऊर्जा पर निर्भर होकर अपनी शक्तियों की साधना कर सकता है। समय तेजी से बीता और जल्द ही रात हो गई। शाम को शिवम का फोन फिर से बजा। उसने फोन उठाया और देखा कि कॉलर मिस्टर दास थे। शिवम ने फोन उठाया और बोला, मिस्टर दास, क्या बात है? मिस्टर दास ने फोन पर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास समय है? आज रात मेरे साथ एक दावत में चलो। दावत? शिवम ने भौहें सिकोड़ी। कैसी दावत? मिस्टर दास ने रहस्यमयी ढंग से कहा, जब तुम वहां पहुंचोगे तो पता चल जाएगा। वैसे भी प्रांतीय राजधानी के सभी बड़े लोग वहां होंगे। तुम हाल ही में बहुत चर्चा में हो और कई लोग तुम्हारे बारे में उत्सुक हैं। जैसा कि मैंने सोचा था। ये वही था जो शिवम ने अनुमान लगाया था। सोचने के बाद शिवम ने फैसला किया कि वह मिस्टर ललन को भी साथ ले जाएगा ताकि उनका नेटवर्क बढ़े। आखिरकार मिस्टर ललन अभी भी मुख्य फैक्ट्री मालिक थे। आधे घंटे बाद मिस्टर दास ने होटल के प्रवेश द्वार पर एक कार भेज दी। कार में बैठने के बाद शिवम ने पूछा, मिस्टर दास, हम किस तरह की दावत में जा रहे हैं? मिस्टर दास ने रहस्यमयी ढंग से कहा, तुम वहां पहुंचकर जान जाओगे। वैसे तुम हाल ही में बहुत चर्चा में हो और कई लोग तुम्हारे बारे में उत्सुक हैं। कार तेजी से चली और जल्द ही एक होटल के सामने पहुंच गई। होटल के प्रवेश द्वार पर लग्जरी कारों की भरमार थी और ये होटल बुक था, इसलिए वहां प्रवेश के लिए निमंत्रण पत्र की जरूरत थी। शिवम मिस्टर दास के पीछे पीछे चला गया। जैसे ही वह अंदर घुसा, आसपास के लोग मिस्टर दास को नमस्ते करने के लिए आगे आए। मिस्टर दास बेबस थे और केवल शिवम से बोले, शिवम, तुम पहले इधर उधर टहल लो, मैं बाद में तुम्हें ढूंढ लूंगा। ठीक है, तुम जाओ। शिवम ने सिर हिलाया। फिर शिवम और मिस्टर ललन आयोजन स्थल पर टहलने लगे।
ये कहना होगा कि इस समारोह का स्तर वाकई में बहुत बड़ा था। यहाँ आने वाले लोग सभी शानदार कपड़ों में थे और उनमें एक शालीन आभा थी। हाल ही में वो शख्स जिसे शिवम कहते हैं बहुत चर्चा में है। मैंने सुना है कि ये लड़का न सिर्फ ताकतवर है बल्कि इसमें नीली आध्यात्मिक आग भी है। हाँ, मैंने भी वीडियो देखा। शिवम की प्रतिभा वाकई में उम्दा है। थोड़ा सा टहलने के बाद शिवम ने सुना कि कोई उसके बारे में बात कर रहा था। इससे शिवम थोड़ा हैरान हुआ। मुझे वाकई नहीं पता था कि मैं अब इतना मशहूर हो गया हूँ। शिवम ने अपनी नाक रगड़ते हुए बुदबुदाया। क्या बकवास शिवम, वो तो बस एक डरपोक है। मैंने उसकी गोली छीन ली लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। इस पल में एक तिरस्कार भरी आवाज शिवम के कानों में पड़ी। शिवम ने उस ओर देखा और पाया कि ये शब्द एक बहुत अच्छे कपड़े पहने युवक के मुंह से निकले थे। बिल्कुल, तुम तो यंग मास्टर उमेश हो। शिवम कितना ही काबिल क्यों न हो, वह अरोड़ा परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। यंग मास्टर उमेश, मैं तुम्हारे साथ एक गिलास शराब पीना चाहता हूँ। शिवम ने सिर हिलाया और ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार कई युवा लोग घमंड करना पसंद करते हैं और शिवम ने इस यंग मास्टर उमेश को पहले कभी नहीं देखा था। मिस्टर ललन, चलो कहीं बैठने की जगह ढूंढते हैं। शिवम ने मिस्टर ललन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर ललन कुछ असहज दिख रहे थे। उन्होंने पहले कभी ऐसे आयोजन में हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे खुल नहीं पा रहे थे। दोनों ने एक अपेक्षाकृत दूर दराज जगह ढूंढी और बैठ गए। वे मेज पर रखी शानदार शराब पीते हुए स्वादिष्ट खाना खाने में मगन थे। इस पल में जॉर्डी अचानक थोड़ी दूरी से आया। जब उसने शिवम को देखा तो उसका चेहरा बहुत अटपटा हो गया। मिस्टर शिवम, तुम यहाँ क्यों हो? जॉर्डी ने कुछ अटपटाते हुए कहा। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर दास मुझे यहाँ लाए। शायद वे चाहते हैं कि मैं अपना नेटवर्क बढ़ाऊं। क्या हुआ? न, कुछ नहीं। जॉर्डी ने जल्दी से सिर हिलाया। फिर वह बस शिवम के पास बैठ गया। मिस्टर शिवम, अगर और कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें अभी जड़ी बूटियां ढूंढने ले चलता हूँ। देखो, ये जगह कितनी बोरिंग है, जॉर्डी ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा। शिवम ने अपनी ठुड्डी छुई और बोला, ये जगह वाकई में थोड़ी बोरिंग है, लेकिन ऐसे ही चले जाना असभ्यता होगी। जॉर्डी कुछ कहना चाहता था लेकिन शिवम ने हाथ लहराकर उसे रोक दिया। उसने कहा, कोई बात नहीं, हमें वैसे भी जल्दी नहीं है, हम कल जाएंगे। ये देखकर जॉर्डी और कुछ नहीं कह सका और बेचैनी से वहां बैठ गया। जॉर्डी का रवैया देखकर शिवम को और ज्यादा शक हुआ। उसने मजाक में कहा, तुम थोड़े बेचैन लग रहे हो। नहीं, बस यहाँ थोड़ा घुटन भरा है, जॉर्डी ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। शिवम को और ज्यादा शक हुआ लेकिन उसने और सवाल नहीं पूछे। जल्द ही मिस्टर दास थोड़ी दूरी से आए। जॉर्डी को देखते ही वह जल्दी से खड़े हुए और अभिवादन किया। नमस्ते मिस्टर दास। मिस्टर दास ने जॉर्डी को सिर हिलाकर जवाब दिया और बोले, जॉर्डी, मुझे तुम्हारे पापा क्यों नहीं दिख रहे? जॉर्डी ने कहा, मेरे पापा को आज कुछ काम था तो वे पहले चले गए। मिस्टर दास ने फिर शिवम की ओर देखा और बोले, शिवम, चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। ठीक है। शिवम खड़ा हुआ और मिस्टर दास के पीछे चलने वाला था। इस समय जॉर्डी ने अचानक चिल्लाया, मिस्टर दास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस्टर दास ने हल्का सा भौहें सिकुड़ी और बोले, जो कहना है बोल दो। जॉर्डी ने अटपटाते हुए कहा, मिस्टर दास, क्या हम थोड़ा निजी तौर पर बात कर सकते हैं? हालांकि मिस्टर दास को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर भी वे जॉर्डी के साथ एक तरफ चले गए। दूर जाने के बाद जॉर्डी ने फुसफुसाते हुए कहा, मिस्टर दास, तुम्हें जल्दी से शिवम को यहाँ से ले जाना चाहिए। हो, मिस्टर दास हैरान रह गए। शिवम को ले जाना? क्यों? जॉर्डी ने कड़वी मुस्कान दी और बोला, अगर हम अब नहीं गए तो शिवम और उमेश के बीच झगड़ा हो सकता है। उमेश? इस नाम को सुनकर मिस्टर दास ने भी भौहें सिकोड़ लीं। क्या बात है? मिस्टर दास ने जल्दी से पूछा। जॉर्डी ने तुरंत मिस्टर दास को सारी बात बताई। तुम भी तो शिवम का स्वभाव जानते हो, क्या वह इसे छोड़ देगा? जॉर्डी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मिस्टर दास के चेहरे पर गंभीर भाव उभरे। वे उस समय को याद करने लगे जब वे शिवम को इलाज के लिए मिलने गए थे। तुम सही कह रहे हो। मिस्टर दास ने गहरी सांस ली। ये अरोड़ा परिवार का लड़का वाकई में हद से ज्यादा बढ़ गया है। मिस्टर दास ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि ऐसा था, मिस्टर दास कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वे मुड़कर शिवम के पास वापस आए। शिवम, मुझे अभी अभी एक कॉल आया, हमें कुछ काम है, जल्दी चलो, मिस्टर दास ने कहा। शिवम को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने भौहें सिकोड़कर कहा, मिस्टर दास, इतनी जल्दी क्यों? ये एक आपात स्थिति है, मैं अभी तुम्हें समझा नहीं सकता। मिस्टर दास ने शिवम का हाथ खींचा और जाने की तैयारी की। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ी दूरी पर उमेश ने शिवम की आकृति देखी और उनके पास आ गया। अरे, ये तो शिवम है ना? उमेश कुछ कदमों में शिवम के सामने आ गया। इस युवक को देखकर शिवम ने हल्का सा भौहें सिकोड़ी।
क्या ये वही लड़का नहीं था जो अभी उसकी पीठ पीछे बुराई कर रहा था? उसने वाकई में पहल करके बात करने की हिम्मत की। क्या उसे उससे बचना नहीं चाहिए था? यंग मास्टर उमेश, जॉर्डी ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। उमेश ने जॉर्डी की ओर एक नजर डाली और ठंडी सांस ली। जॉर्डी, मुझे याद है कि तुम शेनतियान के दोस्त थे। तुमने शिवम के साथ गठजोड़ क्यों कर लिया? जॉर्डी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, शर्मिंदगी से मुस्कुराया। यंग मास्टर उमेश, इस बारे में किसी और दिन बात करते हैं। मेरे और शिवम को कुछ काम है, मिस्टर दास ने उदास स्वर में कहा। उमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर दास, क्या तुम शिवम को बचाने की कोशिश कर रहे हो? क्या शिवम इतना डरपोक नहीं माना जाता? फिर वो इतना काय क्यों है? काय? शिवम ने सिर हिलाया और बोला, मैं बहुत समय से काय नहीं रहा। हा, उमेश जोर से हंस पड़ा। उसने मिस्टर ललन की ओर इशारा किया और बोला, इस बूढ़े ने तुम्हारी जड़ी बूटियां निगल ली। तुम उसे अभी भी अपने पास क्यों रखते हो? मेरी जड़ी बूटियां निगल ली? शिवम ने हैरानी से मिस्टर ललन की ओर देखा। मिस्टर ललन का चेहरा लाल पड़ गया और वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उमेश ने ठंडी सांस ली। लगता है तुम्हें अभी भी नहीं पता। मैंने तुम्हारी 9 ड्रैगन गोली के बदले 100 साल पुरानी जिनसेंग दी थी, लेकिन इस बूढ़े ने उस जिनसेंग को अपने लिए रख लिया और बेच दिया। ऐसे विश्वासघाती इंसान को क्या तुम्हें सबक नहीं सिखाना चाहिए? उमेश ने भौहें उठाकर कहा। मिस्टर ललन का चेहरा तुरंत और लाल हो गया। वह गुस्से में चिल्लाया, तुम बकवास कर रहे हो। ये स्पष्ट रूप से, मिस्टर ललन। इस पल में जॉर्डी ने अचानक मिस्टर ललन की बात को बीच में काट दिया। फिर जॉर्डी तेजी से दोनों के बीच में आया और मुस्कुराते हुए बोला, यंग मास्टर उमेश, मजाक मत करो। हालांकि शिवम को पहले ही कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया था। उसने जॉर्डी को भौहें सिकोड़कर देखा और बोला, आखिर बात क्या है? जॉर्डी ने हिम्मत जुटाई और बोला, शिवम, मैं तुम्हें वापस जाकर सब समझा दूंगा। उस 100 साल पुरानी जिनसेंग का आखिर क्या हुआ? शिवम को थोड़ा गुस्सा आने लगा। अंधेरे में रखे जाने का यह एहसास बहुत असहज था। इससे उसे वो 3 साल याद आए जब सुयान ने उसे धोखा दिया था। जॉर्डी नहीं जानता था कि कैसे समझाए। वह बहुत बेचैन दिख रहा था। यंग मास्टर उमेश सही कह रहे हैं। मैंने तुम्हारी जिनसेंग ली, मैंने उसे बेच दिया। इस पल में मिस्टर ललन ने अचानक हिम्मत जुटाई और कहा, मिस्टर शिवम, कृपया मुझे सजा दो। मिस्टर ललन ने आह भरी। हा, ये दृश्य देखकर उमेश और जोर से हंस पड़ा। शिवम, ऐसे इंसान को अपने पास रखने का क्या फायदा? अगर मैं होता तो इसे तुरंत मार डालता। उमेश ने ठंडी सांस ली। शिवम ने मिस्टर ललन की ओर देखा और उसके चेहरे पर गुस्से का भाव उभरा। उसके शरीर के चारों ओर एक डरावनी हत्या की आभा मंडराने लगी। जल्दी करो और इसे सजा दो। तुम किस बात में देर कर रहे हो? क्या मेरी मदद चाहिए? उमेश ने बगल से उकसाया। शोर करने वाली चीज, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? इस पल में शिवम अचानक मुड़ा और उमेश को एक थप्पड़ जड़ दिया। शिवम की अचानक की गई इस हरकत ने सभी को चौंका दिया। हालांकि जैसे ही शिवम का थप्पड़ उमेश के चेहरे पर पड़ने वाला था, एक हाथ ने अचानक शिवम की कलाई पकड़ ली। मुड़कर देखने पर उसने जॉर्डी को अपनी कलाई को कसकर पकड़े हुए देखा। मिस्टर शिवम, मत करो। जॉर्डी ने शिवम की ओर सिर हिलाया। शिवम, शांत हो जाओ। मिस्टर दास ने भी सलाह दी। इससे शिवम की भौहें सिकुड़ गईं। उनका रवैया स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि उमेश का रुतबा असाधारण था। तुम मुझे मारना चाहते हो? उमेश ने अपनी आंखें सिकोड़ी। तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? उमेश ने ठंडे स्वर में कहा। शिवम ने उमेश को नजरअंदाज किया। उसने जॉर्डी की ओर देखा और बोला, आखिर बात क्या है? जॉर्डी ने शिवम को एक तरफ खींचा और बोला, संक्षेप में, मैं तुम्हें जड़ी बूटियां दे दूंगा। अब और मत पूछो, ठीक है? नहीं। शिवम ने जॉर्डी की पकड़ से खुद को छुड़ाया। उसने मिस्टर ललन की ओर मुड़कर कहा, मिस्टर ललन, मुझे सच बताओ। आखिर बात क्या है? मिस्टर ललन दुविधा में दिख रहे थे। वह कुछ कहना चाहते थे लेकिन उन्हें ये उचित नहीं लगा। शिवम ने गहरी सांस ली और बोला, मैं, शिवम, सारी जिम्मेदारी ले सकता हूं। इस पल में उमेश हंसा और बोला, तुम जानना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। मुझे तुम्हारी 9 ड्रैगन गोली पसंद आई। मैंने तुम्हारी 9 ड्रैगन गोली को एक साधारण जिनसेंग के बदले जबरदस्ती लिया। तो क्या कोई दिक्कत है? उमेश ने उदासीनता से कहा। जैसा मैंने सोचा था। शिवम को बात समझ आ गई। उसने जॉर्डी की ओर देखा, फिर मिस्टर ललन की ओर, और गहरे स्वर में बोला, तुम्हारी अच्छी मंशा के लिए धन्यवाद, लेकिन सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। बातें इस हद तक बढ़ चुकी थीं कि ये जॉर्डी के नियंत्रण से बाहर थीं। ठीक है शिवम, इसे भूल जाओ। मिस्टर दास ने शिवम की बांह खींची। बगल में खड़े उमेश ने ठंडी सांस ली। क्या देखा? तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें रोक रहे हैं क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि अरोड़ा परिवार को ठेस पहुंचाने का क्या मतलब है। शिवम ने उमेश को ठंडे नजरों से देखा और बोला, अरोड़ा परिवार को ठेस पहुंचाने का क्या मतलब है?
उमेश हैरान रह गया, फिर उसने भौहें सिकोड़कर कहा, क्या तुम मुझे उकसा रहे हो? शिवम ने इस वाक्य को नजरअंदाज किया और दोहराया, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें ठेस पहुंचाने का क्या मतलब है? उमेश को गुस्सा आ गया। वह ठंडे चेहरा बनाकर बोला, मुझे ठेस पहुंचाने का मतलब है अरोड़ा परिवार को ठेस पहुंचाना। अरोड़ा परिवार को ठेस पहुंचाने का मतलब है कि तुम पुणे में टिक नहीं सकते। शिवम, इसे छोड़ दो। मिस्टर दास ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने उमेश की ओर देखा और बोले, उमेश, बात करना बंद करो। हालांकि उमेश नहीं रुका। उसने ठंडी सांस ली और बोला, शिवम, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हें एक साधारण जिनसेंग देकर तुम्हारा सम्मान किया। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें आभारी होना चाहिए, समझे? शिवम बार बार ठंडी सांस ले रहा था। उसने मिस्टर दास का हाथ हटाया, उमेश को ठंडे नजरों से देखा और बोला, तुम्हारा ये घमंडी रवैया जो हर किसी को नीचा दिखाता है, मुझे सचमुच नापसंद है। हाँ, तो क्या? उमेश ने भौहें उठाकर कहा। शिवम ने गहरी सांस ली और बोला, अगर तुम अभी 9 ड्रैगन गोली वापस कर दो तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ। 9 ड्रैगन गोली वापस करूँ? उमेश ने भौहें उठाई और ठंडी सांस ली। मैंने उसे खा लिया है तो मैं उसे कैसे वापस करूँ? मैं इसे बाहर निकाल दूँ। ये कहकर उमेश जोर से हंसने लगा। शिवम ने अपने गुस्से को दबाया और बोला, तो अपने परिवार से कहो कि 100 साल पुरानी जड़ी बूटी भेजें। मेरे परिवार से? उमेश ने अपनी आंखें सिकुड़ी और ठंडी सांस ली। लगता है तुम वाकई में अरोड़ा परिवार को नहीं जानते। लड़के, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, अगर मैंने ये 9 ड्रैगन गोली खुले में छीन ली तो भी तुम्हें इसे बर्दाश्त करना होगा। उमेश ने चिल्लाकर कहा। उसके गुस्से भरे चिल्लाने के साथ उमेश के पास खड़े 2 बॉडीगार्ड्स ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। उसी समय उनके शरीर से तीव्र ऊर्जा फट पड़ी। इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर, जॉर्डी का चेहरा बदल गया। उमेश ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। तुम्हें अभी मेरी नजरों से गायब हो जाना चाहिए। अगर मैं गायब नहीं हुआ तो? शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। उमेश ने अपनी आंखें सिकुड़ी और बोला, तो मैं तुम्हें लंगड़ा कर दूंगा। 2 बॉडीगार्ड्स फिर से आगे बढ़े और उनकी डरावनी ऊर्जा शिवम की ओर बढ़ी। शिवम बेफिक्र था और ठंडे स्वर में बोला, बस इन 2 के साथ। ये कहते ही शिवम ने अपना बड़ा हाथ लहराया और उसकी जबरदस्त ताकत ने 2 बॉडीगार्ड्स को उड़ा दिया। भीड़ हैरानी से चिल्ला उठी, यहां तक कि जॉर्डी और मिस्टर दास भी डर से पीले पड़ गए। एक हाथ के इशारे से 2 इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर्स को उड़ा देना, ये कैसी ताकत थी? उमेश ने भौहें उठाई और बोला, तुमने मेरे लोगों को मारने की हिम्मत की। मैं न सिर्फ तुम्हारे लोगों को मारना चाहता हूं बल्कि तुम्हें भी मारना चाहता हूं, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। ये कहते हुए शिवम ने उमेश की ओर एक और कदम बढ़ाया। हालांकि उमेश को बिल्कुल डर नहीं था, बल्कि वह शांत और संयमित था। डराने की कोशिश मत करो, पुणे में कोई मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करता, उमेश ने उदासीनता से कहा। क्या ऐसा है? शिवम ने अपनी आंखें सिकुड़ी और हमला करने वाला था। इस पल में जॉर्डी ने जल्दी से शिवम की बांह पकड़ ली। उसने सख्ती से सिर हिलाया और बोला, मिस्टर शिवम, शांत हो जाओ। तुम उमेश को ठेस नहीं पहुंचा सकते। शिवम, तुम प्रांतीय राजधानी से नहीं हो, तुम अरोड़ा परिवार की ताकत नहीं जानते, मिस्टर दास ने भी गहरे स्वर में कहा। अरोड़ा परिवार के पास न सिर्फ कई शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट्स हैं बल्कि उनके कनेक्शंस भी बहुत ताकतवर हैं। अगर तुमने उसे पीटा तो कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, मिस्टर दास ने गहरे स्वर में कहा। हाँ, अभी थोड़ा बर्दाश्त कर लो और बाद में बदला लेना, जॉर्डी ने सलाह दी। शिवम के शरीर की आंतरिक ऊर्जा तुरंत कमजोर पड़ गई। वह वहां खड़ा रहा और कुछ सोचने लगा। लड़के, सुना, क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? क्या अब डर गए? उमेश ने ठंडी सांस ली। वह पुणे में अपनी मनमानी करने का आदी था। इतने सालों में किसी ने भी अरोड़ा परिवार की सत्ता को चुनौती नहीं दी थी, इसलिए उमेश चाहे जिसका सामना करे उसे कोई डर नहीं दिखता था। शिवम की आंतरिक ऊर्जा पूरी तरह से संयमित हो चुकी थी। जॉर्डी और मिस्टर दास ने भी राहत की सांस ली। जब दोनों को लगा कि मामला शांत हो गया है, शिवम ने अचानक उमेश को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ ने उमेश को उड़ा दिया। न जाने कितनी मेजें टूट गईं, तब जाकर वह रुका। शिवम ने उमेश को ठंडे नजरों से देखा और बोला, पता चला कि अरोड़ा परिवार ताकतवर है, लेकिन दुर्भाग्य से कमजोर को दबाना और ताकतवर से डरना मेरे स्वभाव में नहीं है। शिवम, तुम? मिस्टर दास और जॉर्डी के चेहरों के भाव तुरंत बहुत खराब हो गए। बाकी लोगों के चेहरों पर भी राख जैसी पीलापन छा गया। कोई वाकई में अरोड़ा परिवार के सदस्य को मारने की हिम्मत कर रहा था। क्या वह पागल हो गया था? जब सभी लोग हैरानी में थे, शिवम उमेश की ओर बढ़ा। उसने उमेश को ऐसे पकड़ा जैसे वह एक चूजा हो और दरवाजे की ओर लंबे कदमों से चल पड़ा। जब वह मिस्टर दास के पास से गुजरा, शिवम रुका और मुस्कुराया। मिस्टर दास, कृपया अरोड़ा परिवार को एक संदेश देना और कहना कि उसे छुड़ाने के लिए 100 साल पुरानी जड़ी बूटी भेजें। शिवम की हरकतों ने सभी को हक्का बक्का कर दिया।
उसने न सिर्फ उमेश को पीटा बल्कि उसे ले भी गया। पुणे में ऐसा साहसी इंसान वाकई में था। पूरा होटल खामोश हो गया। सभी लोग वहीं ठिठक गए। उन्हें तब होश आया जब शिवम जा चुका था। ये सच नहीं हो सकता। उमेश को वाकई में ले गए। शिवम बहुत घमंडी है। इस बार अरोड़ा परिवार गुस्से में आ जाएगा। हाय, युवा लोग हमेशा बिना सोचे समझे काम करते हैं। बस इंतजार करो, अब ड्रामा होगा। जैसे ही शिवम चला गया, मिस्टर दास ने शिवम की पीठ को मिली जुली भावनाओं के साथ देखा। जॉर्डी का चेहरा भी कड़वाहट से भरा था। मामले का विकास उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका था। किसी ने नहीं सोचा था कि शिवम इस तरह का रवैया अपनाएगा। इस पल में शिवम ने उमेश को कार में ठूंस दिया था और वहां से चला गया। रास्ते में उमेश ने दांत पीसकर कहा, शिवम, तुम मेरे अब तक मिले सबसे घमंडी इंसान हो। शिवम ने उसे नजरअंदाज किया और सिर्फ ड्राइविंग पर ध्यान दिया। शिवम, मैं तुम्हें बता दूं, अरोड़ा परिवार तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अरोड़ा परिवार तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। उमेश ने पूरी ताकत से चिल्लाया। शिवम ने अपना हाथ उठाया और उमेश के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। उमेश का मुंह इस थप्पड़ से फट गया और उससे खून टपकने लगा। अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा और तुम जिंदगी भर बोल नहीं पाओगे, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। उमेश को ऐसा लगा जैसे उसकी गले में मछली की हड्डी अटक गई हो और उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके सामने वाला ये पागल इंसान वाकई में अपनी बात पर अमल करेगा। कार तेजी से चली और शिवम उमेश को उपनगर में एक कब्रिस्तान में ले गया। यहाँ बहुत ठंड थी, उजाड़ थी और आसपास कोई इंसान नहीं था। कई मील के दायरे में एक भी व्यक्ति नहीं था और कब्रिस्तान को देखकर उमेश डर से कांपने लगा। शिवम, मुझे मत मारो। मेरा परिवार मेरी जिंदगी के लिए जरूर जड़ी बूटियां देगा, उमेश ने डरते हुए कहा। शिवम ने भौहें उठाईं और बोला, अगर वे नहीं आए तो मैं तुम्हें यहीं दफना दूंगा। उमेश का शरीर कांपने लगा और वह लगभग बेहोश हो गया। उसके जैसे अमीर लड़के ने कभी ऐसी तकलीफ नहीं सही थी। शिवम ने कुछ रस्सियां ढूंढी और उमेश को बांध दिया, फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। शिवम कब्रिस्तान इसलिए आया था क्योंकि वह सत्यापित करना चाहता था कि क्या वह वाकई में अशुभ ऊर्जा पर निर्भर होकर अपनी शक्तियों की साधना कर सकता है। आसपास का माहौल उजाड़ था और चारों ओर कब्रें थीं, इसलिए अशुभ ऊर्जा स्वाभाविक रूप से घनी थी। शिवम ने पालथी मारकर बैठ गया और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके आसपास की अशुभ ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश की। अशुभ ऊर्जा बर्फ की तरह ठंडी थी। ये शिवम के शरीर के चारों ओर जमा हो रही थी और ये हड्डियों तक चुभ रही थी। हालांकि शिवम को जो बात हैरान कर गई वह ये थी कि अशुभ ऊर्जा वाकई में उसके शरीर में चली गई। लेकिन बहुत जल्दी शिवम का चेहरा हल्का सा बदल गया। जब अशुभ ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में टकराई तो एक जबरदस्त टक्कर हुई। पल भर में शिवम को अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ और उसका पूरा दंतियन फटने की कगार पर लग रहा था। कितना दर्द हो रहा है? शिवम ने अपने पेट को पकड़ा और जमीन पर दर्द से कराहने लगा। आसपास की अशुभ ऊर्जा अभी भी उसकी ओर उमड़ रही थी और जैसे जैसे अशुभ ऊर्जा जमा हो रही थी, शिवम का दर्द और तीव्र होता जा रहा था। ये दर्द साधारण पेट दर्द से अलग था। ये बर्फ और आग के मिश्रण से होने वाला तीव्र दर्द था। शिवम ने अपनी मजबूत इच्छाशक्ति के दम पर इसे सहने की कोशिश की और दांत पीस लिए। हालांकि दर्द बहुत तीव्र था। शिवम आखिरकार इसे सहन नहीं कर पाया। वह जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। अनंत अशुभ ऊर्जा अभी भी उमड़ रही थी। शिवम को केंद्र में रखकर ये धीरे धीरे जमा हो रही थी। आखिरकार शिवम के शरीर पर बर्फ की एक परत जम गई। मत मरो। अगर तुम मर गए तो मुझे कौन बचाएगा? उमेश ने जल्दी से चिल्लाया। हालांकि चाहे वह कितना भी चिल्लाए, शिवम को जरा भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसने उमेश को बहुत निराश कर दिया। उसने आसपास के उदास माहौल को देखा और कांपने लगा। इस पल में प्रांतीय राजधानी में पहले से ही हंगामा मच चुका था। उमेश का अपहरण इतिहास में पहली बार हुआ था। ये खबर पूरे प्रांतीय राजधानी में फैल गई। लगभग हर कोई इस मामले की चर्चा कर रहा था। शिवम बहुत घमंडी है। उसने अरोड़ा परिवार के सदस्यों पर भी हाथ उठाया। ये स्वाभाविक है। युवा होने पर घमंड करना आसान है। हाँ, पहले उसने लियू परिवार को कुचला, फिर उसने पुराने इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर सान्या को हराया और अब वह मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष है। ऐसे कारनामों के साथ वह घमंडी क्यों नहीं होगा? अफसोस, इस बार उसने गलत इंसान को ठेस पहुंचाई। ... सान्या अपने विशाल लिविंग रूम में गंभीर चेहरा बनाए बैठे थे। शिवम वाकई में बहुत साहसी है। सान्या ने गहरी सांस ली। ये तो अरोड़ा परिवार है, पुणे का सबसे बड़ा परिवार। इतने सालों में किसने अरोड़ा परिवार को उकसाने की हिम्मत की? सान्या के आसपास के लोग भी हल्का सा सिर हिलाए और बोले, मिस्टर सान्या, हमें जल्दी से शिवम के साथ दूरी बना लेनी चाहिए ताकि हम मुसीबत में न पड़ें। सान्या चुप रहे और बार बार आह भरते रहे। इस पल में मिस्टर दास अरोड़ा परिवार के लिए एक उदार उपहार लेकर आए।
अरोड़ा परिवार पुणे का सबसे बड़ा परिवार था, इसलिए उनका कारोबार स्वाभाविक रूप से विशाल था और उनके विशाल हवेली में अनगिनत लोग रहते थे। ये लोग दिन रात प्रशिक्षण लेते थे और सभी मार्शल आर्टिस्ट थे। मिस्टर दास उपहार लेकर सीधे लिविंग रूम में आए। जैसे ही वह अंदर घुसे, उन्होंने उमेश के भाई ईशांत को वहां चाय पीते देखा। उनके सामने कुछ व्यापारी खड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी व्यापारिक सौदे की चर्चा कर रहे हों। ईशांत उमेश से अलग था। उमेश सिर्फ एक बिगड़ल लड़का था, जबकि ईशांत अरोड़ा परिवार का भविष्य का उत्तराधिकारी था। ईशांत के पास न सिर्फ उम्दा व्यापारिक समझ थी, बल्कि वह मार्शल आर्ट्स में भी जीनियस था। कहा जाता था कि जब वह 18 साल का था, तब वह पहले ही इन स्ट्रेंथ पास मास्टर रियलम में प्रवेश कर चुका था और उसकी वर्तमान ताकत और भी प्रभावशाली थी। मिस्टर दास को देखते ही ईशांत ने अपना हाथ लहराकर उन्हें जाने का इशारा किया। ईशांत ने विनम्रता से कहा, मिस्टर दास, आप यहाँ क्यों आए? ईशांत का रवैया देखकर मिस्टर दास ने हल्का सा भौहें सिकुड़ी। क्या ईशांत को अभी तक उमेश के अपहरण के बारे में नहीं पता था? ईशांत, आपके पिता कहाँ हैं? मिस्टर दास ने पूछा। ईशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पिता 3 साल से एकांतवास में हैं। अब अरोड़ा परिवार की जिम्मेदारी मैं संभाल रहा हूँ। मिस्टर दास ने राहत की सांस ली। वह मुस्कुराए और बोले, ईशांत, मैं आज यहाँ आपसे कुछ बात करने आया हूँ। ईशांत ने सिर हिलाया और बोला, अगर कुछ कहना है तो कहिए। मिस्टर दास कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने ईशांत को सारी बात बताई। ईशांत ने ये सुनने के बाद उनका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। आप कह रहे हैं कि मेरे भाई का अपहरण हो गया? ईशांत की आवाज में ठंडक थी। मिस्टर दास ने जल्दी से समझाया, ये वास्तव में सिर्फ एक गलतफहमी है। क्यों न मैं एक मुलाकात तय करूं और हम इस गलतफहमी को सुलझा लें? ईशांत ने हल्का सा आह भरी और बोला, मुझे मेरे भाई का स्वभाव पता है। ये बेकार का लड़का हर दिन बाहर मुसीबतें पैदा करता है। ये सुनकर मिस्टर दास ने मन ही मन राहत की सांस ली। वह मुस्कुराए और बोले, उमेश अभी छोटा है, उसे बहुत दोष मत दो। ईशांत ने जवाब में सिर हिलाया। फिर उसने मिस्टर दास की ओर देखा और बात बदलते हुए कहा, मेरे भाई का अपहरण किसने किया? मिस्टर दास का चेहरा हल्का सा बदल गया और उसने मन में सोचा, ये अच्छा नहीं है। ईशांत ने उदासीनता से कहा, हालांकि मेरा भाई शरारती है, वह पूरे अरोड़ा परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। अगर कोई मेरे अरोड़ा परिवार के सदस्य को छूने की हिम्मत करता है, तो ये अरोड़ा परिवार की स्थिति और गरिमा को चुनौती देना है। क्या अब पुणे में अरोड़ा परिवार का कोई डर नहीं रहा? सांता के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शिवम इतना जिद्दी निकलेगा। ईशांत, शिवम, वो, सांता, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। सांता कुछ और कह पाते, उससे पहले ही ईशांत ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। शिवम हाल ही में बहुत चर्चा में है और उसका दिमाग 7वें आसमान पर है। उसने तो अरोड़ा परिवार को भी चुनौती दे दी। मुझे लगता है अब उसे उसकी जगह दिखाने का वक्त आ गया है, ईशांत ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। सांता समझ गए कि अब कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने सिर्फ सिर हिलाया और बोले, ठीक है ईशांत, अपने पिताजी को मेरा सलाम कहना। ये कहकर सांता अरोड़ा परिवार के घर से निकल गए। शिवम सचमुच मुसीबत का सबब बन गया है। सांता कार में बैठे और सिगरेट जलाए। उनके मन में उलझन थी, क्या उन्हें इस बारे में मोनिका को बताना चाहिए? लेकिन थोड़ा सोचने के बाद सांता ने इस ख्याल को छोड़ दिया। राठौर परिवार की ताकत को देखते हुए शायद वो पहले से ही सब कुछ चुपके से देख रहे हों। इस वक्त शिवम जमीन पर पड़ा था और कई बार बेहोश हो चुका था। हर बार जब वो होश में आता, तेज दर्द उसे फिर से बेहोश कर देता। उसके दांतियन में आध्यात्मिक ऊर्जा और अंधेरी ऊर्जा का टकराव रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि ये और भी तीव्र हो रहा था। इससे दर्द और असहनीय हो गया। आखिरकार शिवम ने इस दर्द को सहन करना शुरू कर दिया। अपनी मजबूत इच्छाशक्ति के बल पर वो दांत पीसकर जमीन पर साधना की मुद्रा में बैठ गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा दांतियन खराब हो सकता है, शिवम ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। आध्यात्मिक ऊर्जा और अंधेरी ऊर्जा दोनों ही बिना चेतना के थे। उनके अपने आप रुकने की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए शिवम को इन दोनों को मिलाने या शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में लाने की जरूरत थी। वो जमीन पर साधना की मुद्रा में बैठा और दर्द सहते हुए अपनी चेतना से दोनों को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। उसका इरादा था कि अंधेरी ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा को मिला दे, लेकिन हर बार जब वो टकराते, शिवम के पेट में तेज दर्द उठता और वो फिर से बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाता। 18 बार कोशिश करने के बाद शिवम ने हार मान ली। अगर मैं इन्हें मिला पाया तो मेरी ताकत शायद कई गुना बढ़ जाए, शिवम ने गहरी सांस लेते हुए सोचा। लेकिन अफसोस, शिवम की मौजूदा क्षमता के साथ ये संभव नहीं था। मजबूरी में शिवम ने दोनों को शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में लाने की कोशिश शुरू की। उसने अपनी चेतना से दोनों को दांतियन के एक एक हिस्से में रखने की कोशिश की, लेकिन ये भी शिवम के लिए बेहद मुश्किल था।
उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था और उसका शरीर कभी ठंडा तो कभी गर्म हो रहा था। पास ही खड़ा उमेश ये सब देखकर दंग रह गया। उसने पहले कभी ऐसी साधना का तरीका नहीं देखा था। आसमान धीरे धीरे उजाला होने लगा और आसपास की अंधेरी ऊर्जा छटने लगी। दोपहर होते होते शिवम ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। आखिरकार मैंने कर दिखाया। आध्यात्मिक ऊर्जा और अंधेरी ऊर्जा की एक साथ साधना करना शायद दूसरों की नजर में गलत हो, लेकिन मेरे लिए ये सबसे तेज तरीका है, शिवम ने मन ही मन सोचा। शिवम किसी अमीर खानदान से नहीं था, इसलिए उसके पास कोई तैयार संसाधन नहीं थे। इसलिए उसे गैर पारंपरिक तरीकों का सहारा लेना पड़ रहा था। रात भर की यातना के बाद मेरी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती दिख रही है, शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की और पाया कि वो आध्यात्मिक मंडल के तीसरे स्तर की कगार पर था। अगर मैं आज रात फिर कोशिश करूं तो शायद मैं आध्यात्मिक मंडल के तीसरे स्तर तक पहुंच जाऊं, शिवम ने बुदबुदाते हुए कहा। आध्यात्मिक मंडल साधना का सबसे जरूरी हिस्सा था। आमतौर पर किसी साधक की प्रतिभा इसी स्तर पर सामने आती थी। उदाहरण के लिए, शिवम की नीली आध्यात्मिक आग, उसके शरीर की मजबूती और अब आध्यात्मिक ऊर्जा की दोहरी साधना। शिवम ने अपने फोन की तरफ देखा और पाया कि दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन अरोड़ा परिवार के लोग अभी तक नहीं आए थे। लगता है तुम्हारी अरोड़ा परिवार में कोई खास जगह नहीं है, शिवम ने उमेश की तरफ देखते हुए तंज कसा। उमेश ने जल्दी से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, वो जरूर मुझे बचाने आएगा। सचमुच, उम्मीद करता हूँ। शिवम ने आंखें बंद की और उमेश की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। अरोड़ा परिवार के घर में ईशांत ने सामान समेटा और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। युवा मालिक, मैंने 8 बड़े योद्धाओं को तुम्हारे साथ जाने का आदेश दे दिया है, नौकर ने ईशांत के पास खड़े होकर कहा। ईशांत ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं, ईशांत, खुद जाऊंगा। चाहे वो राजा ही क्यों न हो, उसे मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। नौकर ने भौहें सिकुड़ी और कहा, युवा मालिक, शिवम का सोचने का तरीका आम लोगों से अलग है। तुम्हें फिर भी कोई मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता, ईशांत ने हल्के से तंज कसा। ये कहकर वो गाड़ी लेकर अरोड़ा परिवार के घर से निकल गया। आधे घंटे बाद ईशांत आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया। आसपास का माहौल देखकर ईशांत की भौहें सिकुड़ गईं। ये तो सचमुच लोगों को मारने की बढ़िया जगह है, ईशांत ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। फिर ईशांत शिवम की तरफ बढ़ा। ईशांत को देखते ही उमेश पागलों की तरह चिल्लाने लगा, ईशांत, ईशांत, मुझे बचा, ये पागल मुझे मार डालेगा। उमेश ने पूरी ताकत से चीखा। ईशांत ने भौहें सिकुड़ी। उसने हाथ उठाया और एक छाया ने तुरंत उमेश के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़, एक जोरदार आवाज गूंजी और उमेश तुरंत सन रह गया। नाकारा, तुमने अरोड़ा परिवार की नाक कटवा दी, ईशांत ने ठंडे स्वर में डांटा। ईशांत की डांट के सामने उमेश एक शब्द भी नहीं बोल सका। साफ था कि ईशांत को अरोड़ा परिवार की इज्जत बहुत प्यारी थी। तुम शिवम हो, ईशांत ने ठंडी नजरों से शिवम को देखते हुए कहा। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, ईशांत, वो चीज लाए हो? ईशांत ने तंज कसते हुए कहा, अगर मैं सचमुच वो चीज दे दूं तो क्या तुम लेने की हिम्मत करोगे? ये कहते ही ईशांत ने उंगली हिलाई। उसकी आंतरिक शक्ति एक चाकू की तरह थी, जिसने तुरंत उमेश को बांधने वाली रस्सी काट दी। यहाँ आ, कायर, ईशांत ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। उमेश पागलों की तरह ईशांत की तरफ दौड़ा, लेकिन उसने आधा कदम ही उठाया था कि उसके पैर में एक जबरदस्त ताक महसूस हुई और वो धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। ये देखकर ईशांत का चेहरा तुरंत बेहद ठंडा हो गया। इसका क्या मतलब है? ईशांत ने ठंडे स्वर में पूछा। शिवम ने उदासीनता से कहा, ईशांत, तुम कुछ भूल तो नहीं गए? तुमने अभी तक वो चीज नहीं दी जो मैंने मांगी थी। ईशांत का चेहरा अचानक पूरी तरह बदल गया। उसने ठंडी नजरों से शिवम को देखा और बोला, तुम सचमुच इसकी मांग करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? शिवम ने उदासीनता से कहा। ईशांत ने ठंडे स्वर में कहा, चाहे राजा ही क्यों न हो, कोई भी मुझसे, ईशांत से उलझने की हिम्मत नहीं करता। अगर मैं तुम्हें वो चीज न दूं तो तुम क्या कर लोगे? शिवम ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने ईशांत को ठंडी नजरों से देखा और कहा, बिना जड़ी बूटी के, चाहे राजा ही क्यों न आए, मैं कोई रहम नहीं करूंगा। कितनी हिम्मत! ईशांत ने ठंडी हंसी हंसी। मैं नहीं दूंगा, अब देखता हूं तुम क्या कर लेते हो। सचमुच? शिवम ने भौहें उठाईं और फिर सिर हिलाया। तो फिर मुझे पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए। ईशांत, इससे और मत उकसाओ। ये आदमी पागल है, ये कुछ भी कर सकता है। उमेश तुरंत घबरा गया, लेकिन ईशांत ने हंसते हुए कहा, ये बस डराने की कोशिश कर रहा है। डरो मत, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत करेगा। लेकिन अगले ही पल ईशांत का चेहरा अचानक बदल गया। शिवम ने उंगली हिलाई और एक भयानक ताकत ने उमेश के घुटने को चकनाचूर कर दिया। तीव्र दर्द ने उमेश को तुरंत चीखने पर मजबूर कर दिया।
अगर जड़ी बूटी नहीं मिली तो मैं इसे मार डालूंगा, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ईशांत की आंखें फैल गईं और एक भयानक हत्या की भावना उभर आई। शिवम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ईशांत ने गुस्से से शिवम की तरफ देखते हुए जोर से डांटा। शिवम ने तंज कसते हुए कहा, तुम कोशिश करके देख सकते हो कि मेरी हिम्मत है या नहीं। ईशांत कुछ कहने ही वाला था कि उमेश ने हताश होकर चीखा, मैं तुमसे विनती करता हूं, इसे और मत उकसाओ। उमेश की दयनीय हालत देखकर ईशांत का गुस्सा फिर से भड़क उठा। कोई भी अरोड़ा परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ईशांत ने ठंडी नजरों से शिवम को देखा। क्या तुम्हें पता है कि अरोड़ा परिवार से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है? शिवम ने बेफिक्री से कहा, मैं तो बस अभी में जीता हूं। ठीक है, ठीक है। ईशांत के शरीर से एक भयानक ऊर्जा फट पड़ी। उसके शरीर के चारों ओर हल्की सी चमक थी। शिवम ने भौहें उठाईं और हैरानी से पाया कि ईशांत भी सांता की तरह दूसरी स्टेज का आंतरिक शक्ति मास्टर था। क्या लड़ना चाहते हो? शिवम ने भौहें उठाकर पूछा। नहीं, उमेश, जो डर के मारे कांप रहा था, ने हताश होकर चीखा। ईशांत ने शिवम को गुस्से से घूरा, लेकिन आखिरकार उसने कोई कदम नहीं उठाया। आखिरकार उमेश अभी भी शिवम के कब्जे में था। नन्हा, सुन लो, तुम चाहे दुनिया के किसी कोने में भाग जाओ, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ईशांत ने ठंडे स्वर में कहा। ये कहकर ईशांत मुड़ा और चला गया। अरे हाँ, कुछ कदम चलने के बाद ईशांत रुक गया। अगर मेरे भाई का एक भी बाल बांका हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ईशांत ने बेफिक्री से तंज कसा और गाड़ी में बैठ गया। शिवम का चेहरा शांत था और उसमें जरा भी डर नहीं दिख रहा था। वो जमीन पर साधना की मुद्रा में बैठ गया और ईशांत के जड़ी बूटी लाने का इंतजार करने लगा। ईशांत घर लौटा तो अरोड़ा परिवार के लोग तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। युवा मालिक, दूसरा युवा मालिक कहाँ है? नौकर ने चिंता से पूछा। ईशांत का चेहरा गुस्से से भरा था और उसने कुछ नहीं कहा। लिविंग रूम में लौटने के बाद वो गुस्से से बोला, शिवम की हिम्मत तो देखो, वो अरोड़ा परिवार को जरा भी गंभीरता से नहीं ले रहा। नौकर ने हैरानी से पूछा, युवा मालिक, हुआ क्या? ईशांत ने हाथ हिलाया और कहा, बकवास मत करो, जाओ और तुरंत 100 साल पुरानी जड़ी बूटी तैयार करो। नौकर ठिठक गया और भौहें सिकोड़कर बोला, युवा मालिक, अगर ये बात फैल गई तो अरोड़ा परिवार की इज्जत। ईशांत ने उसे ठंडी नजरों से देखा और बोला, तो क्या मेरे भाई का क्या? क्या अरोड़ा परिवार की इज्जत मेरे भाई की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? नौकर चुप हो गया और लोगों को तैयारी का आदेश देने चला गया। ईशांत ने गहरी सांस ली और गुस्से से बोला, मैं शिवम को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरोड़ा परिवार की ताकत के साथ जड़ी बूटी तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं था। महज 1 घंटे में नौकर 100 साल पुरानी जड़ी बूटी ले आया। जड़ी बूटी लेने के बाद ईशांत तुरंत निकल पड़ा। कब्रिस्तान में शिवम बिना किसी डर के साधना की मुद्रा में बैठा था। उमेश दर्द से कराह रहा था और कई बार बेहोश होने की कगार पर था। वो आ रहा है। तभी शिवम ने अपनी आंखें खोलीं। फिर उसने पास ही खड़ी गाड़ी की तरफ देखा। जल्द ही ईशांत जड़ी बूटी लेकर शिवम के पास पहुंच गया। ये रही जड़ी बूटी, मेरे भाई को छोड़ दो। ईशांत ने जड़ी बूटी सीधे शिवम को थमा दी। शिवम ने जोर से सूंघा। ये सचमुच 100 साल पुरानी जड़ी बूटी थी। अरोड़ा परिवार की बात ही कुछ और है। इतनी जल्दी 100 साल पुरानी जड़ी बूटी ढूंढ ली, शिवम ने तारीफ करते हुए कहा। ईशांत ने ठंडे स्वर में कहा, बकवास बंद करो, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया, अब उसे जल्दी छोड़ दो। शिवम ने उमेश की तरफ देखा और कहा, जाओ। ये सुनते ही उमेश भागा, लेकिन उसका पैर चोटिल था, इसलिए वो लुढ़कता कराहता चला। ये देखकर ईशांत तुरंत गुस्से से भर गया। अरोड़ा परिवार का सम्मानित युवा मालिक कुत्ते की तरह जमीन पर रेंग रहा था। नाकारा, तुमने अरोड़ा परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, ईशांत ने दांत पीसते हुए कहा। उमेश कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका, वो बस सिर झुकाए डर के मारे खड़ा रहा। गाड़ी में बैठ, ईशांत ने ठंडे स्वर में डांटा। उमेश के गाड़ी में बैठने के बाद शिवम जमीन से उठा और जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन ईशांत ने एक कदम आगे बढ़कर शिवम का रास्ता रोक लिया। क्या अरोड़ा परिवार की चीज लेकर ऐसे ही चले जाओगे? ईशांत ने तंज कसा। अरोड़ा परिवार की चीज? ये जड़ी बूटी तो पहले से मेरी थी। शिवम ने सिर हिलाया। ईशांत ने हंसते हुए कहा, मुझे कहानियां मत सुनाओ, मुझे सुनने का शौक नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि अरोड़ा परिवार से पंगा लेने का मतलब है मौत। ये कहते ही ईशांत के शरीर से एक भयानक ऊर्जा फट पड़ी। उसकी ऊर्जा सांता के बराबर थी। ईशांत, अपनी ताक बचाओ, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, शिवम ने सिर हिलाते हुए कहा। ईशांत ने हंसकर कहा, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते? नन्हा, क्या तुम्हें लगता है कि सांता को हराने के बाद तुम अजेय हो गए हो? तुम सांता से ज्यादा मजबूत नहीं हो, और वैसे भी मैं अब उस स्तर पर नहीं हूं जो उस वक्त था, शिवम ने हाथ पीछे बांधे बेफिक्री से कहा। जैसा शिवम ने कहा, जब उसने सांता से मुकाबला किया था तब वो आध्यात्मिक मंडल के पहले स्तर पर था।
लेकिन अब शिवम दूसरे स्तर पर पहुंच चुका था। हालांकि ये सिर्फ एक स्तर का अंतर था, लेकिन शिवम की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। उसकी क्षमता और उभर आई थी और उसका शरीर पहले से कई गुना मजबूत हो गया था। इसलिए ईशांत का सामना करते वक्त शिवम जरा भी नहीं डरा। यही वजह थी कि वो इतना आत्मविश्वास से भरा था। ईशांत ने तंज कसते हुए कहा, शिवम, क्या तुम्हें पता है कि एक बड़े खानदान की ताकत क्या होती है? शिवम ने सिर हिलाया और बोला, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। ईशांत ने आंखें सिकुड़कर कहा, क्या तुम्हें पता है कि एक ही स्तर पर ताकत का फैसला किस बात से होता है? वो है साधना का तरीका। अरोड़ा परिवार ने सालों से इसे जमा किया है, इसलिए हमारी साधना की विरासत बेजोड़ है। सांता जैसे छोटे मोटे लोग हमारे सामने क्या टिकेंगे? ये सुनकर शिवम को हंसी आ गई। अरोड़ा परिवार की विरासत कितनी भी शानदार हो, क्या वो उसके पिता की विरासत से बढ़कर हो सकती थी? कोई भी मार्शल आर्टिस्ट, चाहे उसकी विरासत कितनी भी शानदार हो, एक अमर साधक के सामने क्या टिक सकता था? तुम्हारी तथाकथित विरासत मेरे सामने कुछ भी नहीं, शिवम ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा। अज्ञानी, मैं तुम्हें अभी बताता हूं कि असली अंतर क्या होता है। ईशांत ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी आंतरिक शक्ति को फटने दिया। ये शक्ति उसके मुंह पर जमा हो गई और फिर उसने शिवम की छाती की तरफ जोर से प्रहार किया। लेकिन ईशांत को हैरान करने वाली बात यह थी कि शिवम ने जरा भी हटने की कोशिश नहीं की और उसने ईशांत का मुक्का अपनी छाती पर खाने दिया। मिल गया। ईशांत तुरंत खुश हो गया। इस मुक्के से शिवम की मौत पक्की थी। खट, एक जोरदार आवाज के बाद ईशांत का चेहरा अचानक बदल गया। उसे लगा जैसे उसका मुक्का स्टील से टकराया हो। न सिर्फ वो शिवम को जरा भी चोट नहीं पहुंचा सका, बल्कि उसे खुद दर्द महसूस हुआ। शिवम ने अपनी छाती की तरफ देखा और सिर हिलाया। अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो अपनी ताकत बचाओ। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं तक था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी ला सकें। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स में राय दें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई या नहीं। इससे हमें इस कहानी